नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं वीर गोरखा वेब टीवी के समसामयिक मुद्दों पे। जिस तरह से विश्व में एक तरह की बेचैनी युद्ध के हालात बनने के बाद देखने को मिला है, यूक्रेन और रसिया के बीच जिस तरह के युद्ध की स्थिति के बाद पूरी दुनिया लगभग दो खेमे में बढ़ती नजर आ गई। इसी मुद्दे पे आज हमने देहरादून से कोशिश की कि राजनीतिक क्षेत्र के अनुभव रखने वाले समाज सेवी और साथ ही साथ पूर्व रिटायर्ड कर्नल, डिफेंस के एक्सपर्ट, उनसे तमाम मुद्दों पर जो राजनीति है, जो वहाँ पे मानवीय मुद्दे हैं एवं युद्ध के परिदृश्य से किस तरह से इस पूरे वाक्य को देखते हैं और भारत का किस प्रकार से रुख होता है, इस पूरे मुद्दे को जानने के लिए आज हमारे साथ सीधे देहरादून से मौजूद है पूर्व सैनिक और पूर्व राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति जो 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, कर्नल भूपेंद्र सिंह छेत्री जी। भूपेंद्र सिंह छेत्री जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी को नमस्कार। जी छेत्री जी, सबसे पहला सवाल, आप राजनीति में भी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, समाज सेवा में काफ़ी कई संगठनों में बड़े पदों पे आप रहे हैं, साथ ही साथ सेना का आपको एक लंबा अनुभव है। सबसे पहला कमेंट, जो वर्तमान हालात है उसको देख के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीज आता है? राजनीतिक, मानवीय पहलू और डिफेंस के हिसाब से देखा जाए, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया जो पूरा ये सारी चीजें जो पनपी और जो उपजी? सबसे पहले मैं गोरखा वेब टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा, समस्त दर्शकगणों को नमस्कार करना चाहूँगा और मैं दीपक राय जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे को 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। अब चूंकि इन्होंने 2 पहलू रखे इसके अंदर, पहला राजनीतिक पहलू, दूसरा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चूंकि थोड़ा सा राजनीति का भी अनुभव है, थोड़ा मेरे को फौज का भी अनुभव है क्योंकि मैं बहुत बड़े रैंक से रिटायर्ड ही हुआ, कर्नल रैंक से रिटायर हुआ हूँ, तो जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात राजनीतिक पहलू पर, हर राष्ट्र का अपना एक हित होता है, हर राष्ट्र का अपना एक नीति होता है, और जब कभी भी कोई राष्ट्र का विघटन होता है तो वो बहुत पीड़ादायक होता है और लंबे समय तक उसका पीड़ा का एहसास रहता है। अब चूँकि आपने यूक्रेन एंड रशिया के विषय में बात किया है, तो रशिया जो था किसी ज़माने पर USSR के नाम से जाना जाता था और उसके विघटन के बाद उसमें केवल रशिया के नाम से जाना जाने लगा और उसके करीब 11-12 टुकड़े कर दिए गए करीब 90 के दशक में। और ये पीड़ा रशिया के दिल में होना, उसके राष्ट्र हित में सोच के हम देखेंगे तो स्वाभाविक है, कोई भी राष्ट्र जो है इस पीड़ा को नहीं सह सकता है। अब चूंकि आपने मेरे से बात की राजनीतिक पहलू पर, यानी कि जो भी पीड़ा था या जो पीड़ा है, यदि उसको बार बार खरोंचा जाएगा तो वो नासूर बन जाता है। मेरे को ऐसा अनुमान लगा है कि चूँकि विघटन हुआ है, यूक्रेन टूट गया है, एंड यूक्रेन जो है रशिया का सबसे प्यारा स्टेट था, सब डेवलपमेंट यूक्रेन के अंदर हुआ था, आर्मामेंट का हो, एयरक्राफ्ट का हो, शिपिंग यार्ड का हो, एटॉमिक पावर का हो, या कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हो, यूरेनियम का हो, सब जगह पर सबसे ज़्यादा उन्नति जो है USSR के दौरान पर यूक्रेन का हुआ था। अब चूँकि यूक्रेन अलग हो गया, एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बन गया, तो यहाँ सारे सामान उसके पास चले गए, जितने भी संसाधन थे वहाँ पर वो सब यूक्रेन के पास चला गए और रशिया एक किस्म से देखता रह गया। अब सवाल आता है, राष्ट्र हित की बात कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर। यूक्रेन का अपना राष्ट्र हित है, रशिया का अपना राष्ट्र हित है और बाकी देश का भी अपना राष्ट्र हित है, हमारा भी अपना राष्ट्र हित है, हर एक अपना राष्ट्र हित है। यदि हम रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बार बार रशिया बोल रहा है यूक्रेन को कि आप नेटो का सदस्य मत बनिए। नेटो का सदस्य बनने का मतलब है कि नेटो जो है, जिस वक्त यूक्रेन नेटो का अंग बन जाएगा तो नेटो कंट्रीज जो है अपने जितने भी संसाधन हैं, जो भी वेपनरीज हैं, जो भी एयरक्राफ्ट हैं, जो भी शिप्स हैं उनके पास, वो सब के सब यूक्रेन बॉर्डर में या यूक्रेन के अंदर ला के रख देंगे। यानी कि
रशिया के दरवाजे पे आकर के बैठ जाएगा। अभी यूक्रेन जो है एक बफर स्टेट की तरह से काम कर रहा है बिटवीन नेटो कंट्रीज एंड रशिया के बीच में। अब ये इसके राष्ट्र हित में है, रशिया के राष्ट्र हित में है कि वो यूक्रेन को किसी तरीके से नेटो से के मेंबर होने से बचाया जाए। अब सवाल आता है यूक्रेन का। अब यूक्रेन अपने आप को डेवलप करना चाहता है जैसे वेस्टर्न कंट्री डेवलप कर रहे हैं, तो वो नेटो के सदस्य बनने के बाद में अपना रक्षा भी कर पाएगा और अपना प्रगति भी कर पाएगा। अब यहाँ क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी हो रहा है, क्लैश ऑफ थॉट्स हो रहे हैं, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। इस इंटरेस्ट को देखते हुए रशिया ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। सर जी, जिस तरह से ये पूरे आक्रमण की पृष्ठभूमि आपने अच्छी तरह से बताया, लेकिन क्या वाकई भारत का जो अभी तक का स्टैंड रहा है, क्योंकि देखो भारत ने यूनाइटेड नेशन में भी जब वहाँ पे मतदान हुआ कि किस पक्ष में, यूक्रेन के पक्ष में और रसिया के पक्ष में, तो उसमें भारत लगभग तटस्थ रहा। आपको क्या लगता है, रूस से बहुत पुराना आज़ादी के बाद से दोस्ती और यूक्रेन का लगातार भारत के पक्ष में उतना ज़्यादा न रहना, तो भारत के लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है कि वेस्ट कंट्री, अमेरिकन कंट्री को देखते हुए यूक्रेन के पक्ष में खड़ा होना, ये अपने पुराने साथी के लिए दबे जुबान से ही सही लेकिन दूर से सारी चीज़ें देखना? देखिए ऐसा है, मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ, हर राष्ट्र का अपना हित होता है जी। हमें अपना हित देखना है और हमारी हित की रक्षा किसने की ये भी देखना है, और आने वाले समय पर हमारे हित की रक्षा कौन करेगा या हमारे हित को कौन देखेगा, इसको देखना बहुत जरूरी है। जहाँ तक आपने जो सवाल किया है, रशिया ने हम लोगों को राइट फ्रॉम 50 से लेकर के और आज तक रशिया जो हमको साथ दे रहा है। किसी भी मतलब मैं सब डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, चाहे 71 वॉर हो चाहे कोई भी हो इवेंट हो, रशिया जो है हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के रहा है और हमको सपोर्ट किया है। जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है, वो अपना राष्ट्रीय देख रहा है, लेकिन जब कभी भी भारत के साथ वेस्ट का या किसी और का नाता खराब हुआ है तो यूक्रेन ने हमारा साथ देने के बजाय उनका साथ दिया। जैसे हमने एटॉमिक ब्लास्ट किया था, अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया, तो यूक्रेन को जाकर के उस सैंक्शन का सपोर्ट करना हमारे हित में नहीं है। तो आज के तारीख में मैं तो ये समझता हूँ कि युद्ध तो ना हो, युद्ध आगे भी ना बढ़े, और जिस प्रकार का स्टैंड भारत सरकार ले रही है वो एक सराहनीय है, हमारे राष्ट्रीय हित में है, और हमको अपने राष्ट्र के हित में जो भी कार्रवाई हो रहा है उसमें हम लोगों को साथ देना चाहिए, योगदान देना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। जी सर, जिस तरह से अभी तक आपने राजनीति के बारे में बताया, उसके इतिहास के बारे में बताया, पृष्ठभूमि के बारे में, चूंकि आप भी इंडियन आर्मी में एयर डिफेंस में थे और अभी जो टीवी में या सोशल मीडिया में जो हमें दृश्य देखने को मिल रहा है, मिसाइलों से बहुत ज़्यादा एक तरह का इस्तेमाल इस युद्ध में किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि रूस का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम है, और वाकई ये मिसाइलों के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो रूस कहाँ ठहरता है? ऐसा है, चूँकि आज जैसे आपने बताया कि मैं एयर डिफेंस ब्रांच से हूँ, आई एम एयर डिफेंस एडी गनर, आर्मी एयर डिफेंस कोर का हूँ मैं, और फ्यूचर वॉर जो है अब एयर डिफेंस वॉर ही होगा। 71 वॉर मैंने लड़ा बांग्लादेश में, हम लोग बांग्लादेश में सफल इसलिए हुए कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पावरफुल था। हमने उनके सारे एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड कर दिए, उनके सारे एयरफील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिए और उनके एयरक्राफ्ट नहीं उड़ पाए और हमारे एयरक्राफ्ट फ्रीली उड़ रहे थे, हमारे एडी गनर्स फ्रीली वहाँ ऑपरेट कर रहे थे। तो एयर डिफेंस का जो रोल है वो तो जैसे आपने बताया मैं पूरा सहमत हूँ, और रशिया के पास जो एयर डिफेंस का जो कवरेज है वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है, एकदम मतलब यू कैन नॉट मैच। अगर जो आप S-400 को ले लीजिए तो यू कैन मैच विद दैट एयर डिफेंस सिस्टम। और जिस प्रकार से मिसाइल से अटैक हो रहे हैं, और जो मिसाइल को भी तोड़ेगा तो एयर डिफेंस ही तोड़ेगा उसको। अगर तो रास्ते में डिस्ट्रॉय करना मिसाइल को तो एयर डिफेंस ही डिस्ट्रॉय करेगा उसको। तो एयर डिफेंस का रोल तो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस प्रकार से आक्रमण हो रहा है उस हिसाब से यूक्रेन शायद अमेरिका के जो थ्रस्ट है, जो पावर है, उसको कितना सह पाएगा, कितना झेल पाएगा, आने वाले समय में बताएगा। लेकिन फिलहाल देखने में ऐसा आ रहा है कि रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर
भारी पड़ रहा है मेरे विचार से। जी सर, जिस तरह से आपने कहा कि भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कई एक्सपर्ट, जो रशियन खुद एक्सपर्ट थे, उनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा 36 से 48 घंटे में राजधानी कीव में कब्जा हो जाएगा। आज करीबन 9-10 दिन होने आए हैं युद्ध के। रूस कहाँ पे चूक रहा है? अगर स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से देखें तो कहाँ अभी तक वह पीछे रहा, जिससे कि यूक्रेन जैसी छोटे देश की अगर हम बात करें, क्योंकि रूस तो एक सुपर पावर है, उसके सामने लगभग 9 दिन टिक पाना, एक कहाँ आप देखते हैं रूस की कहाँ कमजोरी रही? देखिए ऐसा है, देयर इज ए प्रिंसिपल ऑफ वॉर। प्रिंसिपल वॉर जो है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर हैं, उसमें से केवल एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर का मैं ही यहाँ पर वर्णन करूँगा, बाकी 9 बहुत लंबा हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। एक है सिंपल एंड स्ट्रेट, आई एम टेलिंग यू, वो है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। सबसे पहला तो रशिया ने सिलेक्ट किया होगा कि मेरा क्या लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए रशिया किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, और जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक वो लगातार युद्ध की स्थिति में रहेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ वॉर का पहला प्रिंसिपल है, सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वॉर। अब उसने सिलेक्शन कर लिया है, उसमें अपना एडवांस भी कर रहा है। अब जहाँ की अपनी चूक की बात की है, लड़ाई के दौरान में कुछ एक चूक हो जाती है, जो मैं, चूँकि मैं ग्राउंड में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ। युद्ध में जब हम जाते हैं तो हमारे पास 3 एचलॉन होते हैं। एक होता है एफ एचलॉन, दूसरा होता है ए एचलॉन, और तीसरा होता है बी एचलॉन। अब एफ एचलॉन जो है आपका जो फाइटिंग फोर्स है, जो एडवांस कर रहा है, जिसमें टैंक भी आ सकता है, आपके एयरक्राफ्ट भी आ सकते हैं, आपके मिसाइल्स भी आ सकते हैं, आपके इन्फेंट्री भी आ सकता है, वो एफ एचलॉन है। अब एफ एचलॉन को मार्च कर दिया ऐसे। अब बी एचलॉन जो है, जो सपोर्टिंग एलिमेंट होता है, जिसमें आपके रसद हो सकता है, आपके क्या बोलते हैं आर्टिलरी हो सकता है, आपके टैंक्स हो सकते हैं, उसको भी साथ साथ चलना होता है। और दूसरा होता है बी एचलॉन। बी एचलॉन में क्या होता है, सपोर्टिंग, जैसे आपके राशन हो गया, दवाई हो गया, कैजुअलिटी को ले जाना है, प्रिजनर को पकड़ना है, कैजुअलिटी ट्रीटमेंट देना है, रिफ्यूजीज को कलेक्ट करना है, रिफ्यूजीज के उनको सेट करना है, ये सब बातें जो है बी एचलॉन में आता है। अब मैं जब लड़ाई को देख रहा था तो इसका एफ एचलॉन तो बहुत आगे निकल गया, और जो नेक्स्ट ए एचलॉन है वो पीछे रह गया। यानी कि उनके पास टैंक आगे निकल गए और टैंक में डालने के लिए फ्यूल है ही नहीं, टैंक का एम्यूनिशन खत्म हो गया, अब टैंक का एम्यूनिशन देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जो इसका जो एफ एचलॉन के साथ में जो नेक्स्ट एचलॉन था वो पीछे रह गया, और उसके बाद जो थर्ड एचलॉन है, जिसमें कि सपोर्ट और ज़्यादा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव आइटम्स होते हैं, टेंट होते हैं, आपके एम्यूनिशन होते हैं, आपके राशन होते हैं, आपके पानी होता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब हम लड़ाई में जाते हैं तो तीनों का जो है बिल्कुल कोऑर्डिनेट होना चाहिए। एक को तो आपने दौड़ा दिया आगे एफ एचलॉन को, और पीछे वाले जो हाली पार को कैचअप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स। शायद पुल टूट गया, या यूक्रेन का वहाँ से क्या बोलते हैं किसी प्रकार का दबाव आ गया, या किसी प्रकार का दुश्मन ने जो है आपके अवरोध कर दिया, आपको आने जाने के लिए टेक्टिकली आपको क्या रोक के रखा उसने, या सिविलियन आकर के शील्ड बन गया बीच में, बिटवीन द ट्रुप्स एंड द फाइटिंग ट्रुप्स एंड द सपोर्टिंग ट्रुप के बीच में आके खड़े हो गए। इस प्रकार से सो मेनी थिंग्स आर देयर, जिसमें कि मुझे थोड़ा सेटबैक लगा शुरू में 2-3 दिन कि वो कैचअप नहीं कर पा रहा था। तो लड़ाई में जो है तीनों एलिमेंट को बिल्कुल कोऑर्डिनेट होकर चलना पड़ता है। अगर जो एक भी एलिमेंट स्लो हो गया तो फिर सारा का सारा जो सिस्टम जो है आपका डिस्टर्ब हो जाता है और आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और आप जिस लक्ष्य के लिए जा रहे हो, मैंने पहले बताया था, कोई ना कोई लक्ष्य रहा होगा, और मेरे विचार से लक्ष्य ये रहा है रशिया का कि किसी के प्रकार से यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाना है, यूक्रेन को अपने अधीन रखना है। ऐसा मुझे लगता है रशिया का फाइनल एम हो सकता है। लेकिन सर आपने जो नाटो की बात की, क्योंकि देखिए पूरा विवाद ही कहीं ना कहीं नाटो के सदस्य देश बनने के कारण रूस ने कड़े तेवर दिखाए। तो सर आपको अभी तक क्या लग रहा है कि सर 9-10 दिन हो गए ना यूएस मदद को आगे आ पा रहा है, जिन्होंने काफी हद तक यूक्रेन को कहा कि आप अकेले नहीं, हम आपके पीछे, कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो हम साथ खड़े रहेंगे। ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, नाटो, ये बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं वह क्यों मतलब इस युद्ध में यूक्रेन की मदद नहीं कर पा रही है? बोल रहे हैं सब लोग, यूएन में बोल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में बोल रहे हैं, अपने प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा बोल रहे हैं, लेकिन वो मदद जो फौरी रूप से जो यूक्रेन की जनता चाहती है या यूक्रेन की सरकार चाहती है कि सैन्य मदद हो, अभी तक नाटो और अमेरिका
क्यों नहीं कर पा रही है? क्या बड़े कैनवस में युद्ध हो जाएगा, ये दिमाग में है उनके? ऐसा है, देखो, आई कुड मेक आउट नाउ, मैं समझ सकता हूँ कि आपको नेटो कंट्रीज ने बोला कि जाओ जाओ लड़ाई में जाओ, हम तुमको हेल्प करेंगे, लेकिन जब एन मौके पर जब समय आया मदद करने के लिए, वो सब के सब आगे नहीं आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमसे हथियार ले लो, हमसे वेपन ले लो, हमसे क्या बोलते तोप ले लो, हमसे एयरक्राफ्ट ले लो। अब सोचने वाली बात है, क्या युद्ध के बीच में हथियार लेकर के अपने ट्रुप को तैयार कर पाएगा यूक्रेन? कैसे ट्रेन करेगा उसको उस हथियार के साथ में? कि हथियार ले लो बोल दे, हथियार का क्या करना जब उसको ट्रेन सोल्जर आपके पास नहीं है? तो ऐसा लगता है कि किसी को मझधार में छोड़ने वाला जैसा लग रहा है मेरे को। तो नेटो देश ने जो बोला है, चूँकि यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं है, इसलिए एज पर द नेटो का जो अपना रूल्स है, रेगुलेशंस है, या उनके जो भी टर्म्स एंड रेगुलेशंस है, उसके मुताबिक वो उस देश को सहायता नहीं कर सकता है या डायरेक्टली लड़ाई में नहीं जा सकता है जो वो नेटो देश का मेंबर नहीं है। तो ये मुझे ऐसा लगता है मेरे को। सर, जिस तरह से रशिया काफ़ी एक तरह से जद्दोजहद कर रहा है, कई मीडिया का ये भी मानना है कि रूस के लिए एक मुश्किल दूसरा अफगानिस्तान न बन जाए यूक्रेन, एक चिंता है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत मार्मिक और मानवीय पहलू देखने को मिला कि बहुत सारे देश के जो छात्र, जो लोग वहाँ पे थे, फंस गए, और साथ ही साथ भारत ने ऑपरेशन गंगा के माध्यम से कई लोगों को निकाला। इसमें भारत की विपक्षी दल के द्वारा राजनीति भी हुई कि भारत सरकार केवल पीआर यानी केवल अपने प्रचार में लगी हुई है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि यूक्रेन में अगर मानवीय पहलू को देखा जाए, छात्रों को जो इवैक्यूएशन किया जा रहा है वहाँ से निकालने की प्रक्रिया ऑपरेशन गंगा के माध्यम से, क्या आप इससे सेटिस्फाई है कि सरकार को और अच्छा करना चाहिए था, या जो कर रही है कम है, ज़्यादा है, या ठीक है? आपका क्या विश्लेषण है सर इस मामले में? यहाँ पर मैं समझूंगा कॉम्प्लिसेंसी है, यानी कि हम बड़ा अस्वस्थ होकर बैठे हुए थे कि कुछ नहीं होने वाला है। इंक्लूडिंग यूक्रेन भी सोचता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप मत जाइए, हम देख लेंगे रशिया को, ऐसा कुछ नहीं होगा। सम सॉर्ट ऑफ ए कॉम्प्लिसेंसी वाज देयर, मतलब लोगों के अंदर ऐसा कि कुछ नहीं है वहाँ पर। जबकि भारत ने एडवाइजरी बहुत पहले इशू कर दिया था अपने भारतीय स्टूडेंट को, भारतीय नागरिक को मैं कहूँगा, अब स्टूडेंट तक ही सीमित मत रही है। हमारे भारतीय नागरिक कुछ होटल में काम कर रहे थे, कुछ रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, कुछ विभिन्न प्रकार के काम कर रहे थे, उनको एडवाइजरी दे दिया था भारत सरकार ने वेल इन एडवांस कि आप निकलो वहाँ से। उस समय पर एयरक्राफ्ट भी आ रहे थे, ATM में पैसे भी थे, टिकट भी मिल रहा था, सब कुछ था वहाँ पर। लेकिन अब होता क्या है कि आदमी जो है लास्ट मोमेंट तक इंतजार करता रहता है कि शायद हो जाएगा, सुलझ जाएगा। जब देखा कि पानी सिर के ऊपर से जा रहा है और जा चुका है, मतलब अब तो गोले पड़ रहे हैं सिर के ऊपर, तो अब इस स्थिति में भारत सरकार जो एक्शन ले रही है ये तो बहुत सराहनीय है। युद्ध क्षेत्र में वॉर टॉर्न एरिया में से आदमी को बाहर निकालना इस नॉट ए जोक, आई एम टेलिंग यू। मैं 71 वॉर बांग्लादेश में लड़ चुका हूँ, मुझे पता है कि रिफ्यूजी को बाहर निकालना और ट्रुप्स का एडवांस करना तो कितना भयंकर जद्दोजहद करना पड़ता है। वहाँ तो अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही होती है, दुश्मन के ऊपर हावी होना है, जो टास्क आपको दिया है उसको पूरा करना है, और ऊपर से इस प्रकार की जो समस्याएं जो आ जाती हैं, जो ह्यूमन राइट के बता रहे हो आप, जो बात बता रहे हैं, ऐसी समस्या आने पर तो वहाँ की जो सरकार है या जो भी है उसके लिए समस्या में होना स्वाभाविक है। और भारत सरकार का जो एक्शन है, सुपर्ब एक्शन, आई वुड से सुपर्ब एक्शन, आई एम टेलिंग यू, सुपर्ब एक्शन, कि जिस प्रकार से हमने अपने फॉरेन पॉलिसी के तहत रोमानिया से भी हमने अपना दोस्ती बना के रखा, पोलैंड से भी बना के रखा हमने, जो भी हुआ हंगरी वगैरह देश उससे बना के रखा हमने, तो उनसे वहाँ जा कर के हम अपने एयरक्राफ्ट को वहाँ पर खड़ा कर पा रहे हैं, हम अपने लोगों को बाहर निकाल करके अपने एयरक्राफ्ट में बैठा के यहाँ ला रहे हैं। तो ये ऐसे वेरी हर्कुलेन टास्क है जिसको कि भारत सरकार बहुत ही संयम के साथ निकाल रहा है। बाकी जिसको जो बोलना है वो बोल सकता है, किसी का मुँह नहीं रोक सकते हम, मैं भी बोल रहा हूँ तो बोलने के लिए कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी हूँ, मैं इसको देख चुका हूँ 71 वॉर के अंदर। जी सर, साथ ही साथ आप राजनीति में भी सक्रिय थे, आप 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े, तो इस समय विधानसभा चुनाव की भी बयार है
तो आपको क्या लग रहा है कि चुनावों में मौका बनाने के लिए क्या केंद्र सरकार की भाजपा जो है, भाजपा पार्टी, वह क्या इस चीज़ को गेन करना चाहती है, या ये गेन होता देख के दूसरे जो पार्टी है वो भले भारत का विरोध कर दे लेकिन वो इस चीज़ को गलत बताने में लगे? इसमें सियासी आपको क्या पेच नज़र आता है कि जब भी ऐसे मामले में जब देश की सरकार काम करती है तो विपक्ष बहुत ही हमलावर तरीके से एतराज़ जताता है और बहुत दुनिया भर में भारत की एक तरह से ये कहे कि थू-थू करवाने में तुला रहता है? ऐसा है, देखो, रोटी सेकने वाली बात है। और ये जो पद्धति है या जो इस प्रकार की, ये विश्वव्यापी प्रॉब्लम है। ये हमारे लिए या भारत के लिए केवल नहीं है, पूरा विश्व इससे उलझ रहा है, जूझ रहा है। विश्व युद्ध के कगार में पहुंच गए हम लोग। और हमें रशिया ने तो खुलेआम बोल दिया, अपने एटॉमिक जो हथियार है उसको तो तैनात कर दिया है। अब उस स्थिति में आकर के आप छोटे छोटे वोट के लिए या एक दो एमएलए के लिए इस प्रकार की बातें करेंगे तो ये विश्व को मध्य नजर रख करके यहाँ पर आके रोटी सेकने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी अल्प बुद्धि का एक किस्म से अल्प बुद्धि का उदाहरण दिखाई देता है मेरे को। यहाँ ऐसी बात नहीं। ठीक है, इलेक्शन अपनी जगह पर है, इलेक्शन जीतना है। दोनों पार्टियाँ, तीनों पार्टी, पांचों पार्टी, जो भी पार्टी है लड़ रही है, अपने अपने स्तर पर लड़े। लेकिन इस बात को ला करके और इस बात को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, अच्छा नहीं है। आने वाले समय पर हमारी विदेश नीति के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार के वार्ता नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। जी सर, साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और, अभी आपने सियासी मुद्दे से जुड़ी हुई बातें की, साथ ही साथ युद्ध स्थिति क्या है वहाँ पे। अब अगर हम थोड़ी सी एक कहते हैं कि दहशत वाली अगर बात करें, आपको क्या लगता है जिस तरह से रशिया अपने परमाणु हथियार की अब धमकी देने लगा है यूरोप के समूचे खित्ते क्षेत्र को, आपको क्या लगता है कि टेंशन यहाँ तक बढ़ सकती है कि परमाणु युद्ध की हालत आ जाए? क्योंकि पुतिन के पास विकल्प नहीं है, अंतिम हथियार के तौर पे उसके पास हारने से पहले परमाणु हथियार का बड़ा जखीरा है। आपका क्या मानना है सर? देखो, मैं एक बात तो बिल्कुल, जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ वॉर की बात की मैंने, कि सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, जो भी राष्ट्र युद्ध में जा रहा है वो एक उद्देश्य को लेके जा रहा है, और यदि उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता है वो और बीच में उठ के आ जाता है, उससे बड़ी हार दूसरा कोई हो नहीं सकता है। इससे अच्छा है कि युद्ध में क्षेत्र में हारना अच्छा है बनस्पत इस तरह कि आप अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले वहाँ से वापस आ जाओ। ये तो मैं समझता हूँ कि ऐसा रशिया का दिमाग में होगा। अब सवाल आता है आपका, वेस्टर्न कंट्रीज या दूसरे कंट्रीज जो इसके ऊपर देख रहे हैं, तो मैं तो पुतिन का स्टेटमेंट साफ कर दिया मैंने आपको कि वो तो अपना एम लेके चल रहा है। अब उस एम को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है वो, और जो कर दिया तो विश्व के लिए विनाश हो जाएगा वो। मैं अपने आप से इस चीज़ को कम करने के लिए, जो विश्व में बहुत सारे नेताज हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, मतलब बहुत आगे तक का उनके अंदर सोचने का ज्ञान है, उनके पास शक्ति है, उनके पास सामर्थ्य है, उनके पास सब किस्म का क्या बोलते हैं अवेलेबल है, हर चीज़ उनके पास, साधन उनके पास। वे सब लोग आगे आकर के इसका निवारण निकालें। और अगर जो पुतिन बोल रहा है या रशिया बोल रहा है कि इसको नेटो देश का मेंबर नहीं बनाना है, तो इसके ऊपर पहल करना बहुत ज़रूरी है। क्यों आप ज़बरदस्ती उसको नेटो देश का मेंबर बना रहे हो? कोई भी पड़ोसी, मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरे घर के बाहर कोई बाग ला के बांध दे यहाँ पर ला करके, तो मैं भी तो उसका विरोध करूँगा। अगर जो मेरे घर के आगे मेरे बाड़े में ला करके कोई बाग को बांधेगा तो मेरे को तो 24 घंटे डर लगा रहेगा उस बाग का मेरे को, तो हर ये स्वाभाविक है। तो आप इस प्रकार की क्रिया क्यों कर रहे हैं जिसमें कि दूसरे को जो देश चाह रहा है वो उससे बात करो। पुतिन से बात किया जा सकता है, यूक्रेन से बात किया जा सकता है, बाकी सब लोगों से बात किया जा सकता है। वार्तालाप से ही इसका निवारण निकल सकता है। यदि ये एटॉमिक वॉर हो गया तो फिर ये विश्व का विनाश होना बिल्कुल स्वाभाविक है।
बिल्कुल इसमें किसी के भी आश्चर्य करने की कोई जरूरत नहीं। पूरा दुनिया जो है, पूरा विश्व जो है इसमें उलझ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर, जैसे कि बात करते करते काफ़ी वक्त हो गया, अंत में एक प्रश्न आपसे जानना चाहता था। कई मुद्दों पे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। अंत में अगर संक्षिप्त में अगर आप बता पाए, इस युद्ध को आगे आने वाले वक्त में किस नज़रिए से देखते हैं? ये युद्ध कहाँ जाने वाला है? या तो ये रुक जाएगा या ये बहुत बड़े रूप में एक्सपेंड होगा? आपको क्या लगता है? आपका मिलिट्री का जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है? साथ ही साथ आपका ऑब्जर्वेशन इस पूरे मुद्दे पे क्या है? देखो, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है और लाएगा और लाना भी चाहिए। विश्व में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आपस में किसी न किसी कारण से एक युद्ध की स्थिति बन जाती है। बेसिकली ये मेरा पार्ट है, ये देश मेरा है, तूने मेरे देश में आके बैठ गया, या इस प्रकार की बातें, या जो क्योंकि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, अब ये दूसरा वॉर शुरू हो रखा है इस वक्त। तो एक्सपेंशन का जो फिलॉसफी है, एक्सपेंशन का जो पॉलिसी है, या दूसरे के कंट्री को ग्रैब करने का जो पॉलिसी है, या दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने का पॉलिसी है, या दूसरे की ज़मीन को लेके बैठ करके उसके ऊपर तवज्जो नहीं करना, बात न करना, ये जो प्रवृत्ति है, ये शायद इस युद्ध के बाद किसी स्थिति तक जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगा। रुकना चाहिए, तभी ये विश्व शांति आ सकती है। वरना जिस प्रकार से आज यूक्रेन में है, वही स्थिति दूसरी जगह भी हो सकती है और वो फिर दोबारा भयावह हो सकता है। जैसे अभी भयावह हुआ है, ऐसे दोबारा भयावह हो सकता है। तो शायद ये इस लड़ाई से शायद हम कुछ शिक्षा लेके जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए सर, आपने एक अपना कीमती समय से काफ़ी वक्त हमें दिया और साथ ही साथ पूरे मुद्दे पे हमसे बात भी की। हम तो ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पे अगर कोई भी बड़ा कुछ भी अगर हलचल होती है तो आपके पास सीधे आए, एक बार फिर चर्चा करें। चूँकि बहुत बड़ा विषय है, इसमें घंटों अगर बात करें तो मुमकिन नहीं कि उस पूरे विषय को ले पाए, लेकिन आपने बहुत अच्छे, खूबसूरत और कम समय में हमें अच्छी जानकारी बताई। कर्नल छेत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सभी श्रोतागणों को, धन्यवाद।